हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट को। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि किस तरह से एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म की क्या संरचना होती है, क्या उनके फंक्शन होते हैं, किस तरह का उनका पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं ये एल्गी से, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट यहाँ तक कि जिम्नोस्पर्म से भी विकसित होते हैं। अगर हम बात करें पौधों के ग्रुप की, तो ये पौधों के ग्रुप में सबसे विकसित पौधे होते हैं और इन्हें हम लोग खास रूप से पुष्पी पादप, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। पुष्पी पादप क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक के जितने भी प्लांट थे उनमें फूल नहीं खिलेंगे और फलों का निर्माण भी उतनी अच्छी तरह से नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, पर निक्ड सीड बनता है। पर एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें पूरी तरह से विकसित जड़, तना, पत्ती वाले पौधे होते हैं, साथ ही फूलों का निर्माण भी होता है और उनसे फल भी विकसित होते हैं। एंजियोस्पर्म में परागण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं और इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। तो नॉर्मली जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनसे जो पुष्पों का विकास होता है, ये जो इसका सूट का मॉडिफिकेशन होता है, तो जो इसका प्ररोह तंत्र होता है, इसका जो तना होता है उसमें उसी का मॉडिफिकेशन होता है और उसी के द्वारा फूलों का निर्माण, पुष्पों का निर्माण होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते थे। तो जिम्नोस्पर्म में क्या थे? बीजांड जो थे अनावृत थे, निग्ड थे। जबकि यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म प्लांट होंगे यहाँ पे बीजांड पूरी तरह से विकसित होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप होते हैं, मतलब इनमें फूलों का निर्माण होता है तथा बीज और फलों का निर्माण भी होता है। और जो बीज होते हैं खास रूप से उनका निर्माण फलों के अंदर होता है, तो बीजों का निर्माण फलों के भीतर होगा। और यह पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। तो प्लांट किंगडम होता है 5, जिसमें जगत है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो उसमें सबसे बड़ा जो समूह है वो एंजियोस्पर्म का है। इनके वास स्थान भी बहुत व्यापक होते हैं, मतलब इनका जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर देखें तो सबसे छोटा जो प्लांट होता है वो वुल्फिया का प्लांट होता है। तो वुल्फिया का प्लांट सबसे छोटा होता है, जबकि सबसे ऊंचे वृक्ष की अगर बात करें तो यूकेलिप्टिस का जो प्लांट होता है वो सबसे लंबा प्लांट होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर के आसपास तक होती है। तो यूकेलिप्टिस सबसे बड़ा प्लांट होता है एंजियोस्पर्म का, जबकि जो वुल्फिया का प्लांट होता है वो सबसे छोटा प्लांट होता है। अब बात करें अगर हम एंजियोस्पर्म की, तो ये हमारे लिए खास रूप से भोजन, चारा और ईंधन तथा औषधियों और अन्य उपयोगी आर्थिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये औषधि का मतलब क्या हुआ? दवाओं से है। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं इनसे बड़े पैमाने पे मेडिसिनल प्लांट भी इनमें होते हैं और ये जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं इनसे कई तरह के असाध्य रोगों का और सामान्य रोगों का उपचार किया जाता है। साथ ही ये आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लकड़ियाँ प्राप्त करना, घर, मकान, मंदिर, मस्जिद, ये सब जो बनाए जाते हैं वहाँ पे जो लकड़ियों का उपयोग किया जाता है वो खास रूप से एंजियोस्पर्म प्लांट से ही प्राप्त की गई लकड़ियाँ होती हैं। ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं इनमें खास रूप से 2 वर्ग होते हैं, जिन्हें हम लोग द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभाजित करते हैं। अब ये द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री क्या होता है? तो इसे हम लोग कहते हैं डाइकाट और एक बीजपत्री को हम लोग कहेंगे मोनोकाट। द्विबीजपत्री पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, खास रूप से उनके बीजों के अंदर 2 बीज पत्रों को की उपस्थिति के आधार पे उन्हें हम लोग द्विबीजपत्री कहते हैं। तो जो सीड होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आप चना या मटर का बीज ले लें तो उसमें इस तरह से 2 दालें होती हैं। तो एक ये हुआ और दूसरा पार्ट ये हुआ। तो 2 अगर बीजपत्र होते हैं तो ऐसी स्थिति में इसे द्विबीजपत्री कहते हैं। और अगर हम पत्तियों में देखें तो पत्तियां जो इसकी होती हैं द्विबीजपत्री डाइकाट प्लांट की, तो पत्तियां इनकी जालिका रूपी सिरा विन्यास इनमें पाया जाता है। तो इस तरह से जो लिप्स होती हैं, पत्तियां होती हैं,
उनकी संरचना कुछ ऐसी होती है। तो जो डाइकाट प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां कुछ इस टाइप की होती हैं और इनके जो पुष्प होते हैं चतुष्टयी तथा पंचटयी होते हैं। अब ये क्या होते हैं? तो नॉर्मली जैसे ये फ्लावर हुआ तो फ्लावर इस तरह से, इसमें 4 पंखुड़ियाँ होंगी, ओके, या फिर 4 से अधिक 5 भी पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं। अर्थात पुष्प के प्रत्येक पुष्पी चक्र में 4 अथवा 5 सदस्यों के होने के आधार पर इनका पहचान हम लोग कर पाते हैं। तो नॉर्मली ये हुआ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक बीजपत्री पौधे की, मोनोकाट प्लांट की, तो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें केवल एक ही बीजपत्र पाया जाता है और इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें सिरा विन्यास जो होता है वो समांतर होता है। तो इस तरह से इनका सिरा विन्यास इस तरह से ऐसे सीधा सीधा इसका सिरा विन्यास होता है। अगर आप ऐसे पत्ती को सीधे तौर पे अगर ऐसे पकड़ के फाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये सीधा सीधा इस तरह से ऐसे ऐसे ये फट जाती हैं। तो इस तरह से मोनोकाट प्लांट की पत्तियाँ देखने को मिलती हैं। अभी आप ध्यान दीजिए, इसमें जो पुष्प होते हैं तो पुष्प में खास रूप से त्रिटयी मतलब 3 पंखुड़ियाँ इस तरह की, ऐसे 3 ही पंखुड़ियाँ मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। प्रत्येक पुष्प में 3 उपांग होना एक बीजपत्री पौधे का ये मुख्य लक्षण होता है, ओके। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनके बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधे के अंदर केवल एक ही बीजपत्र उपस्थित होता है। ये हमारा अभी तक का ये आपने क्लियर किया। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो बीजपत्र होते हैं ये एक तरह से हमें ये क्लियर करते हैं कि ये प्लांट डाइकाट है कि मोनोकाट है। पुष्प में अगर हम बात करें तो जो नर जनन अंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर नाम दे देते हैं। ये लघु बीजाणु पत्र होता है। प्रत्येक पुंकेसर के अंदर एक पतला तंतु होता है। तो अगर हम बात करें तो इस तरह का ये वाला हिस्सा जो होता है ये एंथर होता है, ये वाला हिस्सा फिलामेंट होता है। तो ये जो एंथर होता है ये बाइलोब्ड होता है, ज़्यादातर तो ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब ये इस तरह से आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। अभी आप 12th स्टैंडर्ड में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह से ये बाइलोब्ड होते हैं, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं और इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स अर्थात परागकणों का निर्माण होता है। इस तरह से इसमें ढेर सारे परागकणों का निर्माण होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। इसके अंदर ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स परागकणों का निर्माण होता है। और इसके साथ ही जो परागकोश के अंदर ऐसा होता ही कैसे है? तो इसमें परागमात्र कोशिका होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है जो परिपक्व होकर परागकण बनाने का कार्य करते हैं। पुष्प में मादा लैंगिक जनन अंग जो होता है वो स्त्रीकेसर अर्थात अंडप होता है। अब ये स्त्रीकेसर अंडप क्या होता है? तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। ऐसे एक सुराहीदार संरचना होती है। ये वाला भाग होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टिग्मा स्टाइल, और ये वाला पार्ट होता है नीचे का हिस्सा जो होता है ओवरी। तो अगर इसका इस तरह का फिगर बनाएं, हम लोग ऐसा कुछ फिगर बनाएं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, सॉरी, ये जो ऊपर का हिस्सा है स्टिग्मा, ये पतला वाला भाग स्टाइल और नीचे का फूला हुआ भाग होता है ओवरी। इसे हम लोग पिस्टिल या कार्पिल भी कहते हैं। अब ये क्या करता है? इसके अंदर मादा लैंगिक अंग स्त्रीकेसर अर्थात अंडप जो होता है इसके अंदर एग सेल और बाकी अन्य कोशिकाएं विकसित होती हैं। स्त्रीकेसर का आधार भाग जो होता है वो फूला हुआ होता है जिसे अंडाशय कहते हैं, और ऊपर का जो भाग होता है उसे हम लोग वर्तिका कहते हैं। वर्तिका, ये जो नलिका नुमा संरचना होती है उसे वर्तिका, और ऊपर का जो हिस्सा था उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। अंडाशय के अंदर अंडप उपस्थित होते हैं अर्थात एग सेल पाई जाती हैं। प्रत्येक अंडाशय में एक गुर बीजाणु मातृकोशिका मतलब स्पोर मदर सेल पाई जाती है जो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 अगुणित गुर बीजाणु बनाती है।
जिसमें से 3 जो होती हैं अविकसित हो जाती हैं और एक विभाजित होकर भ्रूणकोश का रूप धारण कर लेती है। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रत्येक भ्रूणकोश के अंदर अंड समुच्चय अंड कोशिका एक होती है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो जो नीचे का हिस्सा था, जो निचला हिस्सा था, इसमें ऐसे नीचे की साइड में एक एग सेल होती है, अंड कोशिका होती है, और बगल में 2 सिनर्जिड सेल होती हैं। ऊपर की साइड में एंटीपोडल सेल होती, इनकी संख्या भी 3 होती इस तरह की, और बीच में जो होते हैं वो 2 सेल होती हैं इस तरह से, और दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कह देते हैं। इसमें न्यूक्लियस इस तरह से, न्यूक्लियस की संख्या 2 होती है। इन तीनों में भी न्यूक्लियस की संख्या एक एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस तरह से जो अंडाशय होता है उसमें अंड कोशिका में ये बीच का हिस्सा एग सेल होता है, और 2 ये बगल की कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहा जाता है, और 3 प्रति व्यासांत कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं, ये ऊपर की साइड में होती हैं, और 2 ध्रुवी कोशिकाएं होती हैं जो कि ये बीच में दिख रही हैं। इस तरह से इसकी संरचना होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो 2 ध्रुवी कोशिकाएं जो होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। तो 2 ध्रुवी कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, बीच की कोशिकाएं, जिसमें द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। परागण जो की क्रिया जो होती है, परागकोश से निकलने के बाद जो परागकण होते हैं वो हवा के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, अर्थात दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। तो परागकण का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, स्टिग्मा तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो परागण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं जिससे परागनली बनती है। जो परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो बाद में जो वर्तिकाग्र होता है उस पर जाके अंकुरित होता है और उसी के द्वारा परागनली का निर्माण होता है। परागनली वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के बीच से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। बाद में क्या होता है कि परागनली भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाती है, और भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करने के बाद ये फटकर 2 नर युग्मकों को अंदर छोड़ देती है। इसके पश्चात इसमें एक नर युग्मक क्या करता है, अंड कोशिका को निषेचित करता है, और दूसरा नर युग्मक ये जब अंड कोशिका को निषेचित करेगा तो एक युग्मनज जाइगोट अर्थात 2n बनाएगा, और दूसरा नर युग्मक क्या करेगा, पोलर न्यूक्लियाई द्वितीयक केंद्रक को यहाँ पे निषेचित करेगा, और निषेचित करने के पश्चात ये क्या बना लेगा, यहाँ पर ये दूसरे को निषेचित करके ये एक तरह से बना लेगा, द्वितीयक केंद्रक बना लेगा। त्रिगुणित कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस तरह से इसमें निषेचन की क्रिया 2 बार होती है। इसी कारण से ये कंडीशन जो होती है द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन कहती है। चूँकि इसमें निषेचन 2 बार हुआ, एक युग्मक संलयन हुआ और तीसरा त्रिसंलयन हुआ। तो नॉर्मली जो नीचे की एग सेल थी, इस तरह से ये वाली जो कंडीशन आपको अभी देखने को मिली थी, तो यहाँ पे नॉर्मली आप ऐसे फिगर में रफ डायग्राम हम बना दे रहे हैं, देखिए। तो जब पराग नलिका ऐसे यहाँ से इंटर करती है तो नॉर्मली इसमें 2 नर युग्मक होते हैं। एक नर युग्मक यहाँ से फ्यूज करता है और दूसरा नर युग्मक ये जो बीच की कोशिका पोलर न्यूक्लियाई थी यहाँ से फ्यूज करता है। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस पहले थे, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस पहले से थे, एक और फ्यूज कर गया, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाती है 3n की। तो ये बाद में एंडोस्पर्म भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और इसके पश्चात यहाँ वाली जो कंडीशन है, इसके पश्चात जो पहले की कंडीशन है जिसमें एग सेल है, अंड कोशिका है, ये वाली स्थिति जहाँ पे है, यहाँ पे जब फ्यूजन की क्रिया होती है तो 2n यहाँ पर स्थिति थी, प्लस इसमें जो अंड कोशिका है इसमें एक न्यूक्लियस पहले से रहेगा, दूसरा बाद में परागनली से होता हुआ नर युग्मक आएगा। तो यहाँ पे n प्लस n मिलकर ये कंडीशन हो गई 2n, अर्थात ये डिप्लॉयड कंडीशन हो गई। तो इस तरह से इसमें निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की क्रिया 2 बार हुई, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन नाम दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फिगर में आप एंजियोस्पर्म प्लांट को देख पा रहे हैं, जिसमें ये वाला पार्ट इसका
फ्लावर रीजन है, ये इसकी लीव्स हैं, तने हैं। इसी तरह से ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, इसमें इसकी प्लांट्स की लीव्स काफ़ी सारी आपको देखने को मिल रही हैं। अब इसमें एंजियोस्पर्म में जो पहला फिगर डाइकाट के लिए है और दूसरा फिगर है मोनोकाट प्लांट के लिए। तो आप इसकी पत्तियां देख रहे हैं, इसमें सीधा सीधा शिराविन्यास दिख रहा है, जबकि इसमें जालिका व शिराविन्यास देखने को भी मिल रहा है। तो इसके पश्चात जब परागण की क्रिया हो जाती है तो उसके पश्चात क्या होता है, 2 बीजपत्र विकसित होते हैं, जिसमें प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। जो पोलर न्यूक्लिया होता है भ्रूणपोष बना लेता है और भ्रूणपोष ही विकसित होकर भ्रूण का पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। इस घटना के दौरान जो बीजांड होते हैं वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं और अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। बाद में निषेचन क्रिया के पश्चात सहायक कोशिकाएं और एंटीपोडल सेल जो होती हैं वो डीजनरेट कर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र को हम इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली आप फिगर में आप देखिए, तो ये फिगर है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लाइफ साइकिल का, जिसमें यहाँ पे एक प्लांट को दर्शाया गया है। इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अर्थात इसका स्त्री केसर वाला हिस्सा है पूरा का पूरा, जिसमें ये जो बीज का पार्ट दिख रहा है यही इसका है अंडाशय, ओवरी जिसे हम लोग कहेंगे, और ऊपर का हिस्सा स्टिग्मा, स्टाइल, और ये वाला हिस्सा नीचे का ओवरी है। तो इससे वर्तिकाग्र अंडाशय नाम देते हैं। जबकि ये वाला भाग जो है इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हम लोग स्टेमन कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो स्टेमन का जो ऊपरी हिस्सा है इसे हम लोग एंथर और नीचे के हिस्से को फिलामेंट कहते हैं। तो इस तरह से, और ये इन दोनों का फॉर्मेशन, इन दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन इसी प्लांट के फ्लावर्स के अंदर होता है। तो नॉर्मली ये फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल होगा, क्योंकि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, जनरली इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कई सारी लघु बीजाणुधानियों का निर्माण हो गया। अब यही लघु बीजाणुधानियाँ जो हैं इसी के अंदर लघु बीजाणु अर्थात माइक्रोस्पोर बन जाएगा। तो माइक्रोस्पोर मियासिस के बाद बनेगा, और मियासिस के बाद जब ये माइक्रोस्पोर बनेंगे तो बाद में इनमें जब मियासिस की क्रिया हो जाएगी तो इस तरह से जो नए लघु बीजाणु बनेंगे वो हैप्लॉइड नंबर में होंगे, गैमेटोफिटिक स्टेज में होंगे। अब इसी टाइम पे जो यहाँ पे स्त्री केसर वाला भाग होगा, आर्चिगोनिया वाला पार्ट होगा, वो भी बेसिकली क्या करेगा, पिस्टिल वाला पार्ट वो भी विकसित होता रहेगा। उसके अंदर भी जो बीजाणु मात्र कोशिका होगी, स्पोर मदर सेल होगी, वो क्या करेगी, डिवीजन करना स्टार्ट करेगी। तो उसमें भी मियोसिस डिवीजन होगा, और बाद में ये भी क्या करेगा, एक तरह से इस तरह से पूरे के पूरे अंडाशय को विकसित करने का काम करेगा। तो जनरली फिर क्या होता है, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण जो होते हैं, उसमें जब ये परागकण निषेचन की क्रिया इनको करनी होती है तो बेसिकली ये जो एंथर होता है, एंथर में स्टोमियम रीजन के टूटने के कारण ये वहाँ से निकलते हैं और हवा के माध्यम से या किसी कीट के माध्यम से या जल के माध्यम से ये किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र अर्थात स्त्री केसर तक पहुँचते हैं। बाद में ये क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब विकसित करने लगते हैं। तो इस तरह से ये पॉलन ट्यूब विकसित कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पॉलन ट्यूब बना लिया। इस तरह से ये जो नलिका नुमा संरचना है इसी को पॉलन ट्यूब कहते हैं। तो जब ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया तो इसमें जो ये मेल गैमेट था, मेल गैमेट भी डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जिसमें से एक मेल गैमेट क्या करता है, इस एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है, यहाँ पे एग सेल के साथ यहाँ पे फ्यूज करेगा बीच वाले सेल के साथ, और जबकि दूसरा जो मेल गैमेट होगा ये यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई, इसे सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी कहेंगे, इसके साथ फ्यूज करेगा। तो इसमें एक गुणित पहले से कंडीशन थी, तो इसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन हो जाएगी और यहाँ की जो स्थिति होगी यहाँ पे ट्रिप्लॉयड कंडीशन हो जाएगी। इस तरह से बाद में ये जो एग सेल होगी ये सीड का फॉर्मेशन कर लेगी, जबकि ये वाली जो स्थिति होगी यहाँ पे ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगी। इस तरह से एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर निषेचन की क्रिया पूरी तरह से कंप्लीट होगी। तो जो एग सेल होगी वो पूरी तरह से डिवाइड करके युग्मनज अर्थात जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगी। बाद में इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा और इस तरह से यही भ्रूण
विकसित होकर एक पूरे के पूरे स्पोरोफिटिक प्लांट के रूप में विकसित हो जाएगा। इस तरह से एंजियोस्पर्म प्लांट का पूरा जीवन चक्र कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।